इंडिविजुअल कर सकते हैं। एक 9A के रेफरेंस है, गैलेक्सी लीजिंग ढूंढे, गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड, स्टार्ट लो, has leased certain equipment to Dairy Products Limited on 1st July 13। गैलेक्सी कौन है, डेयरी कौन है? लीज टू डेयरी, गैलेक्सी लीजिंग कौन है? लेसर डेयरी प्रोडक्ट, लेसी, डेट ऑफ एग्रीमेंट। In this respect, following information is available: cost of equipment, millions में फिगर्स हैं, अमाउंट रिसीव्ड ऑन 1st July 13, डाउन पेमेंट लग रही है, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट पेएबल इन एरियर ऑन, कोई एक पहली इंस्टॉलमेंट की डेट बोलना पूरी 30 जून 14 हो जाएगा, एरियर्स एंड ऑफ द ईयर अगर एनुअल है तो, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ऑन एक्सपायरी ऑफ द लीज 5 million, useful life of the equipment 5 years, rate of interest 14%, requirement A, prepare accounting entries for the year ended 30th June 14 in the books of lessor lessee, and to record the transactions related to the above lease agreement in accordance with the requirements of the IFRS. Then सर ये B requirement नहीं है, ये कहता prepare a note for inclusion in the GLL's financial statements for the year ended 30th June 14 in accordance with the requirements. जैसा लेसी के डिस्क्लोजर्स नहीं होते, इसमें फिर फाइनेंस लीज लेसर के भी डिस्क्लोजर्स हैं, तो इसकी बात बाद में करते हैं, पहले नोट रिक्वायरमेंट ए शुरू करते हैं। लेसर लेसी, आइए बिस्मिल्लाह। ये बिजनेस नेम से गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड, रिक्वायरमेंट जनरल एंट्रीज for the year ended, general entries for the year ended 31st December, 30th June, इकट्ठे सर। इसे अगर लेसर का क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहला डिसीजन फाइनेंस और ऑपरेटिंग का होगा। क्वेश्चन देखा तो क्या देख के ऑपरेटिंग लगी, जाने दे यार खुदा करी, एक ही कंडीशन है क्या? एक है 5 है, 5 और 9 होंगे तो ऑपरेटिंग यार। ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है, इंफॉर्मेशन नहीं है, हम नहीं कुछ कह सकते, आगे बढ़े। परचेज ऑप्शन है, ये परचेज ऑप्शन नहीं है, पहले ये भी क्लियर करें। ये जीआरवी और चीज होती है जब ओनरशिप इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर, परचेज ऑप्शन की कोई अमाउंट नहीं है। जीआरवी यूआरवी कब रेलिवेंट होती है? जब ओनरशिप ट्रांसफर ना होनी हो, एसेट ने वापस आना हो। नंबर 3, लीज टाइम कवर्स मेजर पार्ट ऑफ, ये अपने सामने रखें जरा, कौन से कहां पेज पे, ऐसा नहीं करना सर। लीज टर्म कवर मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक वर्ड पूरे ध्यान में रखें। आए जरा सवाल में लीज टर्म बताएं, 4 साल, कहाँ लिखा है? 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स 4 साल,
यूजफुल लाइफ दी हुई है, इकोनॉमिक लाइफ है नहीं, अगर होती तो आप उसकी बेस पे करते, फर्क हो सकता है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो इकोनॉमिक लाइफ ही यूजफुल लाइफ है। व्हाट इज यूजफुल लाइफ? क्या करें? 4 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 100 चलेगा ना, 80% बनता है, मेजर पार्ट कवर हो गया। कम से कम कितना हो, 75% और मोर। एक सेंटेंस लिखें, लीज द फाइनेंस लीज जी, नहीं एक पॉइंट बस हो गया तो खत्म, बाकी फिर करते रहेंगे। लीज इज अ फाइनेंस लीज as major part, as sorry, as lease term covers, as lease term covers मेजर पार्ट के साथ ब्रैकेट में लिखना है कैसे, मेजर पार्ट 4/5 that is 80% of economic life which is equal to useful life if there is no other information. तो अगर लेसर का क्वेश्चन हो, अब चैलेंज ये है असल में कि लेसर की काउंटिंग के लिए पहले फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज का डिसीजन होना, और अगर एक पॉइंट अप्लाई हो गया तो सफिशिएंट है, ये डिसीजन हो गया, अब चाहे बाकी पॉइंट्स अप्लाई हो या ना हो, ये बहस नहीं है। ठीक है सर, तो प्लीज बेटा एक नहीं है, 5-6 में से कोई एक भी हो, 5-6 ना हो फिर ऑपरेटिंग लीज, ये अब चले जाएगा। अगर ये ऑपरेटिंग लीज सॉरी फाइनेंस लीज बन गई है तो फिर वही काउंटिंग है जो थोड़ी देर पहले अपनी की है। जिस फर्स्ट डेट बोलो, 1 जुलाई 30। अच्छा, अब इसकी एक तरतीब लगाएं जरा ज़हन में। ये सबसे पहले अब एसेट खरीदा होगा लेसर ने, लेकिन ना इसकी एंट्री करना कोई हमेशा कंपलसरी भी नहीं है। हो सकता है कंसिडरेशन सुने इसी डेट पे खरीदा हो सकता है पहले खरीदा हो। पिछला क्वेश्चन देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 8, वहां हमें पता था कि 1 जनवरी पे खरीदा है, तो इसलिए मैंने एंट्री लिख दी थी। लेकिन अगर हम एंट्री नहीं भी लिख रहे परचेज की तो जहन में जरूर होनी चाहिए। लिख वैसे क्यों नहीं रहा, मेरे ख्याल कोई डेट नहीं है कब खरीदा। वैसे ये नॉर्मली एसेट खरीदे तभी जाते हैं जब लीज पे देने हो, ये कोई स्टॉक नहीं रखे होते बैंकों ने, लीजिंग कंपनी ने कोई एसेट खरीद के स्टॉक में नहीं रखे होते। ये एसेट नॉर्मली खरीदे तभी जाते हैं जब लीज पे देने होते हैं, बल्कि नॉर्मली खरीद के डायरेक्टली लेसी के पास ही जाते हैं। कौन खरीद देता है, किसके पास पहुंच जाता है, लेसर पैसे दे देता है, एसेट सीधा लेसी के पास ही जाता है। तो नॉर्मल तरतीब यही है, लेकिन यहाँ डेट नहीं है, एंट्री लिख लें तो गलत भी नहीं है, लेकिन ना लिखें तो ये स्किप भी की जा सकती है, अज्यूमिंग है एज इफ शायद ऐसे पहले आया हो। लेकिन जहन में क्या रखना है कि लेसर ने पहले क्या किया होगा, ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट किया होगा फिर लीज पे लिख दिया। मेरा ख्याल एक दफा लिख लिया, तरतीब बन जाएगी। एंट्री करो, इक्विपमेंट डेबिट, कैश और बैंक क्रेडिट, कितने से, रुपीज इन मिलियंस, रुपीज इन मिलियंस, हेडिंग बनाओ 28.69 28.69। ये ऑनेस्टमेंट्स चल रहे हैं बेटा, मेरा ख्याल आवाज ठीक लग रही है, अगर कोई इशू है तो रीज्वाइन करके जरा देखें। ये आवाज का इशू तो नहीं, प्लीज ऑनेस्टमेंट। नेक्स्ट डेट बोले, सेम डेट पे अब लीज हो गई, फाइनेंस लीज आ गई, डबल एंट्री जहन में लाए, लीज रिसीवेबल डेबिट, इक्विपमेंट क्रेडिट। लेसी क्या कर रहा होता, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। लीज रिसीवेबल किस अमाउंट से डेबिट, ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना, नेट इन्वेस्टमेंट। इक्विपमेंट कितने से क्रेडिट, तो वो तो अवेलेबल है कॉस्ट, नेट इन्वेस्टमेंट की वर्किंग करनी होगी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की वर्किंग हमेशा पहले किया करें ताकि नेट इन्वेस्टमेंट सही कैलकुलेट हो सके। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फार्मूला बोलें, डेफिनेटली ये ज्यादा वर्किंग भी हो सकती है, लेकिन नीचे किया करना कोई ऐसा गलत भी नहीं है। फार्मूले सही ध्यान में रखें, फिगर छोड़ना।
लीज पेमेंट ज़हन में लाएं, नहीं लीज पेमेंट का अंदर जो होता है वो ज़हन में लाएं। फिर डाउन पेमेंट है, फिर रेंटल है, कितने का है? एक 7.8 के कितने रेंटल है? 4। कोई जीआरवी है, वो जीआरवी लीज पेमेंट्स ही का हिस्सा है। 5 ब्रैकेट मैंने कर दी क्लोज। कोई यूआरवी की इंफॉर्मेशन है, प्लस 0 है, क्या ही क्या बन गया है, क्या ही क्या क्यों बन गया है? लीज पेमेंट्स ही क्रॉस इन्वेस्टमेंट बन गई है क्योंकि यूआरवी नहीं है। आंसर बता। 39 नेट इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन करवाओ, फॉर्मूला बताएं। लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू यूआरवी। मेरा तो ख्याल है ज्यादा टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, 39.2 टोटल आ गया है। हाँ जी, सोच लीजिएगा सही तरह से, ये अचानक दिल ना कहीं कर बैठे कि फिक्र आ तो गई है। ये इंडिविजुअली करें जी वर्क, ब्रैकेट के अंदर जाए, अलग-अलग डिसीजंस लें, करें के साथ फाइनल करें, कैसे करें। तो सर आने दें सर, जब लेगा तो ले जाए अभी पहला। अगर ये सेम ही आना तो वर्किंग क्यों कर रहे हैं भाई सब? ये आपको किसने कहा कि सेम ही आना? और अगर डिफरेंट है तो फिर कैसे होना है, तो वो मैं इंशाल्लाह तब बताऊंगा जब डिफरेंट आएगा। अगर ये सेम ही आना तो वर्किंग क्यों हो रही है? बात तो बिल्कुल ठीक है, और अगर डिफरेंट आ गया तो वर्किंग फिर कर दीजिएगा। ठीक है सर, पता चलेगा सेम आया डिफरेंट आ। साथ वाला कर रहा है, वहां चेक कर लेंगे। ये रेंटल एडवांस में, एरियज में रेट बताएंगे, माइनस सोच के बताएं। -4 4 रेंटल्स 5 रेंटल्स, और 5 ईयर यूजफुल लाइफ है। लीज टर्म प्लस 5 डिस्काउंटिंग एन्युटी माइनस -4 5 4 साल बाद 5 साल बाद यूजफुल लाइफ कहने पे या लीज टर्म कहने पे, छोटी छोटी चीजें फाइनल कर लीजिएगा। रट्टे ना लगाएं, आने दें अभी, वर्किंग से ना जान छुड़ाएं। वंस अगेन यूआरवी ना होने की वजह से प्रेजेंट में लीज पेमेंट्स ही नेट इन्वेस्टमेंट बन गई है, हमेशा वाली कोई ऐसी बहस नहीं है। ये आंसर बताइए। 28.69 क्या आया है? नेट इन्वेस्टमेंट का आंसर आया है, इसके बराबर है। ये देख लें सही हुआ है, 28.69 फिगर ये आनी चाहिए मेरा ख्याल। ये एंट्री पूरी करें। तो डेफिनेटली फिगर्स कल भी सेम, आज भी सेम, लेकिन हमेशा सेम नहीं। नेट अब डबल एंट्री क्या होनी है और किन अमाउंट्स पे होनी है? रिसीवेबल, डेबिट, नेट इन्वेस्टमेंट, एसेट, क्रेडिट, कॉस्ट, बाकी चीजें अभी आगे आ रही हैं जी। तरतीब लगा दें पूरा। डेटा देखें, नेक्स्ट डेट बोले ऑनलाइन स्टूडेंट इकट्ठे हो गए, फाइल्स फिलाए 13 लिखे जी एंट्री। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हो गया प्लीज सर? जी एक अमाउंट रिसीव होनी है जी 3 मिलियन की, कैश डेबिट, इसमें इंटरेस्ट नहीं, इसमें इंटरेस्ट नहीं है।
अच्छा ठीक अच्छा 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 नीचे आसमान नजर आ रहा है, कैसे करें चाबी देना, नीचे करना, नीचे करने जब आएगा उसको चाबी दे। हाँ जी, कैश डेबिट लीज रिसीवेबल का ठीक है सर। नेक्स्ट डेट बताए सोच के 30th जून 14, 30th जून 14। यहाँ क्यों रुके, यहाँ क्यों रुके हैं? एप्रिसिएशन यहाँ क्या होना है, रेंट रिसीव होने लगा है, उसमें इंटरेस्ट तो नहीं होगा। टेबल बनाए उतना ही जितना चाहिए, फिलहाल उतना ही बनाए जितना चाहिए। रिक्वायरमेंट देखना जरा, हमने एक ही साल की एंट्रीज करनी है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बस ही बनाए चाहिए। पता है किसी को ये बात? बनाएंगे ये किस डेट तक वर्किंग करेंगे? 30 जून 14 तक चलेगा काम, हमें एक्सट्रैक्ट से भी अभी नहीं बनाना वैसे। 30 जून 14, लेकिन पहली अमाउंट ना भूलिएगा, 3 मिलियन एडवांस 7.8। टेबल स्टार्ट कर लिया समझ आई, टेबल किससे स्टार्ट होगा? 28.69 ठीक है। जी आंसर बताइएगा क्या था? 8.60, 4.20, 4.2, 21.49। ये फिलहाल हो जाएगी एंट्री यहाँ से, लेकिन नीचे जरा जगह रखिएगा, हो सकता है रिक्वायरमेंट बी में जरूरत पड़े, नीचे जगह छोड़ दीजिएगा जरा। एंट्री करें आप यहाँ, ये ब्रेकअप हो गया सबका, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ब्रेकअप हो गया, अब पहले एंट्री खुद से करेंगे, हिम्मत करें हिम्मत। कैश और बैंक डेबिट 7.8, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट बाय 4.2, इंटरेस्ट रिसीवेबल इनकम जैसे रिसीव इनकम बनी रिसीव हो गई 3.6। रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ये सेम एंट्री रिपीट हो रही है, अगले साल फिर ये सेम एंट्री रिपीट हो रही है ऐसे। तो ये तो एरियज में इंस्टॉलमेंट है, एंड में इंस्टॉलमेंट्स रिसीव होंगी, अकॉर्डिंगली वर्किंग हो सकती है। रिक्वायरमेंट तो क्या है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे, ये रिक्वायरमेंट भी की हेडिंग बनाए, गैलेक्सी लिमिटेड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
for the year ended 31st December 2000, 30th June 2014, 30th June 2014. जी लेसी काइंडली दोबारा से मिलाएं जी। लेसी के अगर नोट्स रिक्वायर्ड हो नॉर्मल लीज में, ये नॉर्मल लीज कौन सी होती है? जो शॉर्ट टर्म ना हो, जो लो वैल्यू एसेट ना हो, और नॉर्मल लीज होती है। उसमें कोई डिस्क्लोजर बनाते हैं, स्केड्यूल बनता है, मैच्योरिटी एनालिसिस बनता है, नरेटिव पैराग्राफ बनता है। यहाँ स्केड्यूल क्यों नहीं बनेगा? एसेट बुक्स में नहीं है। हाँ जी, एसेट बुक्स में नहीं है। दो काम वही होंगे, मैच्योरिटी एनालिसिस और नरेटिव पैराग्राफ, एक एक्स्ट्रा है। तो जरा क्वेश्चन नंबर 9 से ऊपर आइएगा, जरा एक नोट लिखा हुआ है 2 पॉइंट्स के साथ, क्वेश्चन नंबर 9 की रिक्वायरमेंट के नीचे कौन है, कहा मैं? If a note disclosure is required in case of finance lease lesser, अभी हम lesser में हैं, लेकिन lesser में क्या पढ़े हैं? finance lease, अभी operating lease आनी है। Then prepare, अब इसको नंबरिंग करना था। नंबर 1 maturity analysis, ये तो वही है सारा maturity analysis, और बाकी उससे एक्सप्लेन किया हुआ है। Undiscounted contractual future lease payments receivable for a minimum of each of the first 5 years plus a total of the remaining years। मेरी तरफ जरा देख के earnings try करेंगे। लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years वगैरह 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 वगैरह, वही है एज इट इज आना। इन एडिशन लेसर शेल, एक रिकंसिलिएशन एक्स्ट्रा चीज है जो लेसी नहीं बनाता था, यहाँ रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड है अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स की नेट इन्वेस्टमेंट के साथ। अनडिस्काउंट तो ये कैसे बनती है, चला भी बनाते हैं। और एडिशनली डिस्क्लोजर और नैरेटिव पर, तो 3 चीजें हो गई। मेन वर्ड्स बोले 3, मैच्योरिटी एनालिसिस, रिकंसिलिएशन और एक नैरेटिव पैराग्राफ। 2 चीजें पुरानी वाली हैं, पहली और तीसरी, और रिकंसिलिएशन क्या है, कैसे है, वो इंशाल्लाह भी मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। आज आप नोट्स नीचे जो बी पॉइंट है, ये तो पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ परचेज ऑप्शन के हवाले से। फिलहाल जरा डिस्क्लोजर्स नोट्स पे जरा गौर कर रहे हैं। सबसे पहले आ गया मैच्योरिटी एनालिसिस ही बना रहे हैं। ये जो डिस्क्लोजर बना रहे हैं हम, ये जिस ईयर एंड पे आप खड़े हैं उससे ऑनवर्ड्स बनते हैं। अब टेबल जरा देखें, बगैर टेबल बनाए ऑनवर्ड सोच लेंगे हम या टेबल बना लें? यहाँ जरा रोक के सोच लेते हैं, जरा कहाँ तक हमने टेबल बनाया हुआ है? जहां तक हमने बनाया उससे आगे सोचना, और उससे आगे रेंटल्स का ही सोचना है। कितनी अमाउंट रिसीव हो गई हैं? एक डाउन पेमेंट रिसीव होगी हुई है और एक पहला रेंटल रिसीव हो गया हुआ है। डाटा जरा क्वेश्चन का देख के बताएं, कितने रेंटल और रिसीवेबल हैं? 3 और हैं, लेकिन एंड में एक जीआरवी भी एक्सपेक्टेड है। बेहतर ये है कि जरा टेबल बना लें। टेबल में कम से कम वो कॉलम बनाने जिसकी इस वक्त जरूरत है। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन शायद कुछ चीजें जहन में भी सेट होनी चाहिए। डेट्स रिस्पेक्टिवली एक, बल्कि इसमें चीज भी शायद आ रही है। 30 जून 15 पे होगा, 30 जून 16 पे होगा, और 30 जून जो 17 पे होगा उसमें एक प्रॉब्लम है। सोचो जरा, when more than one amount are on the same date वाला इशू आ रहा है। आखिरी रेंटल भी 4 साल बाद है और जीआरबी भी एट द एंड ऑफ 4 इयर्स है। क्या तरीका होता है इसका? सिंपली कंबाइन देम, एनी अदर, देयर इज नो नीड ऑफ एनी अदर थिंग। सिंपली क्या करें, इकट्ठा करके बात करें, एवरी अदर थिंग रिमेन्स सेम। याद आ गया वैसे किसी को? क्या सेंटेंस? इफ मोर देन वन अमाउंट्स आर ऑन द सेम ईयर। ये क्वेश्चन नंबर 8 का टेबल देखा जरा रजिस्टर में, उसमें भी तो आखिरी साल 2 अमाउंट थी यार, एक रेंटल था और एक 20,000 था। सेम ईयर नहीं, सेम डेट्स, साल के शुरू में एंड में था, लेकिन अगर सेम डेट्स हो जाए तो सिंपली इकट्ठा कर दें, एवरी अदर थिंग रिमेन सेम।
मैच्योरिटी एनालिसिस बनाते हुए आपको बस इस रेंटल के कॉलम ही की जरूरत है। तो अब हम 30 जून 14 पे खड़े हैं और ऑनवर्ड सोच रहे हैं। 15 वाला रेंटल आ जाएगा लेस देन 1 ईयर में, आगे बोला 16 वाला रेंटल आ जाएगा 1 to 2 ईयर्स में, और 17 में जो कंबाइंड अमाउंट है वो एज इट इज आ जाएगी 2 to 3 ईयर्स में। बनाएंगे खुद ही, करें पूरा। लेस देन 1 ईयर में कौन सा वाला साल फॉल करेगा? अगर हम 15 के एंड पे खड़े होते हैं तो कौन सा फॉल करना? तो ऑनवर्ड आई होप के बाद बहस इससे बन जाती है। 7.8 1 to 2 years, again 7.8 and 2 to 3 years, 2 to 3 years में आएगा मेरा। 7.8 में 5 प्लस हुआ है तो 12.8। अगली हेडिंग्स अब लिखने की जरूरत नहीं है, तभी लिखें जब वो एप्लीकेबल हो। तो अमाउंट आएगा इसका नाम टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स, और अगर लेसी के एंगल्स लेसर के एंगल्स लिखना वैसे रिसीवेबल भी लिखा जा सकता है। अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स रिसीवेबल, अमाउंट बन जाएगी 28.4। चलेगा सर? ओके सर, नेक्स्ट हेडिंग लिखें नहीं, रिकंसिलिएशन। जी वो भी बता, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन होनी है लीज रिसीवेबल की नेट इन्वेस्टमेंट से। मेरा ख्याल ऊपर वर्ड्स लिखे हैं, जरा ढूंढने रखें तो जहां पढ़ा भी हमने पैराग्राफ। किसकी किसके साथ रिकंसिलिएशन? अनडिस्काउंटेड किसकी? अच्छा ये अनडिस्काउंटेड वर्ड बार बार आ रहा है, इसका क्या मीनिंग है? अनडिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड का मतलब क्या है? इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले ली गई हो, और अनडिस्काउंटेड का मतलब ग्रॉस अमाउंट्स है। तो ग्रॉस अमाउंट्स विदाउट डिस्काउंट जो फिगर्स हैं उसकी रिकंसिलिएशन हमने करनी है नेट इन्वेस्टमेंट के साथ। लिखा हुआ पढ़ लेना, कहीं ढूंढ के पढ़ लेना। किसको किससे रिकंसाइल करना है? अब ये अपनी जरा नई चीज है लेकिन है बिल्कुल सिंपल। इसको कैसे बनाते हैं मेरा ख्याल है पहले अगर देख लेंगे तो इजीली याद रह जाएगा। तो कहां कहां आपने कैसे कैसे जाना है, मेरे साथ साथ रहेगा वहां वहां जाना है। सबसे पहले आपने ढूंढनी है अमाउंट ऑफ टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स या सिंपली टोटल लीज पेमेंट्स। अपने जेहन में जरा वर्ड घुमाएं, लीज पेमेंट्स। नहीं, लीज पेमेंट वर्ड क्या ये ग्रॉस अमाउंट से होती है? फिर प्रेजेंट वैल्यू लेने से वो प्रेजेंट वैल्यू आती है, तो ये अनडिस्काउंटेड ही बात हो रही है, लिख भी सकते हैं वैसे। लेकिन लीज पेमेंट्स अनडिस्काउंटेड ही होती हैं, बाद में उनके प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं। वंस अगेन ये रिकंसिलिएशन ऑनवर्ड्स बनी, जिस डेट पे आप खड़े वहां से 30 जून 14 से ऑनवर्ड्स हमने सोचना। शायद ये अमाउंट जो मैंने आपके सामने लिखी है अभी थोड़ी देर पहले यही अपने अपने रजिस्टर पे लिखी है। जरा ढूंढे जरा पिछले रजिस्टर में 28.4 क्या है? क्या यही वो तो नहीं है? ये है क्या? 7.8 के 3 रेंटल है, 3 या 7.8 के 3 रेंटल है, और एंड में एक 5 मिलियन जमा हुआ है। देन उसमें इसके बाद आपने ढूंढा करना है अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, जो डेफिनेटली आपके सवाल में नहीं है, मैंने इसलिए लिखा है ताकि जरा बात कम्प्रीहेंसिव हो जाए। क्या लीज पेमेंट्स में गौर से सुनेगा वर्ड, क्या लीज पेमेंट्स के अंदर अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होती है? और अगर लीज पेमेंट्स में अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू शामिल हो जाए तो फिर वो फिगर क्या से क्या बन जाती है? लीज पेमेंट्स में अगर यूआरवी ऐड होती है तो फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाती है, और अगर अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ना हो तो क्या ही क्या बन जाएगा?
So what is the starting point of this reconciliation? यार देख के बताना है. Total lease payments, add unguaranteed residual value if any, finally आपके पास आ जाएगी फिगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. सॉरी, अब हमारे इस क्वेश्चन में नहीं है तो देखो मैंने डैश लगा दिया. देन अब दोबारा वो उसी पॉइंट नंबर 1 में ऊपर जाए. इसको किससे मैच करना है? मेरी तरफ देखें, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में कोई डिफरेंस होता? किस वजह से? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम. अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम. लेकिन डेफिनेटली इस वक्त हम 1 जुलाई 13 पे नहीं खड़े. हम टोटल अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम की बात नहीं कर रहे. 1 साल गुजर गया है. 1 साल बाद अपनी पुरानी वर्किंग देखें जिसमें आपने एंट्रीज की, अपनी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की को फिगर ढूंढ के बताएं कितनी आई थी. मेरी 28.4 है. अब हम साल के शुरू में नहीं खड़े, 1 साल गुजर गया होगा और वहां नेट इन्वेस्टमेंट भी थी 28.69. लेकिन ये भी साल गुजरने के बाद है. इट मींस हमने 30 जून 2014 पे अब जो रिमेनिंग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है इसको रिमेनिंग नेट इन्वेस्टमेंट के साथ रिकंसाइल करना है. तो इसको रिकंसाइल करते हुए इसके दरमियान में फ्यूचर की अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आई. फ्यूचर से यहाँ मेरी मुराद क्या है? क्या 14 की इनकम अर्न होकर रिसीव हो गई हुई है? ढूंढ के अमाउंट बताया जरा. 3.6 अर्न होकर रिसीव भी हो चुकी है. हम अब किन सालों की बात कर रहे हैं? दोबारा टेबल देखें. 15, 16, 17 में जो इनकम होनी है वो फिलहाल 14 के एंड पे अनअर्न्ड है. अब वो कितनी है? क्या टेबल पूरा करना पड़ेगा? टेबल के बगैर भी मिल तो जाएगी, लेकिन अभी मैं इस तरफ नहीं जाना चाह रहा. फिलहाल टेबल बना लें ताकि क्या मिल जाए. कौन सा कॉलम बना लें? जी टेबल कंप्लीट करें. बेटा शेब ऐसे प्लीज ना करिए यार. 31 जून 2014 से अगर आगे चलेंगे ऑनवर्ड्स तो बताएं कौन सी डाउन पेमेंट आती है? ये किस डेट से ऑनवर्ड्स डिस्क्लोजर है? जिस ईयर एंड पे खड़े हैं 30 जून 2014 के बाद कौन सी डाउन पेमेंट आ रही है यार? अगर डाउन पेमेंट नहीं आएगी तो पहला रेंटल नहीं आएगा. उससे क्या इतराज है हमें? प्लीज ये कहाँ बन रही है रिकंसिलिएशन? 30 जून 14 से ऑनवर्ड्स 3 रेंटल रह गए हैं और एक 5 मिलियन की अमाउंट जीआरबी की रिसीवेबल रह गई. ठीक है मिस्टर शेब? ये फिगर सॉल्व करनी है. मेरी तरफ बेले तो नहीं बैठे आप लोग? यस. लगता है फिर सभी को लिखवाना पड़ रहा है. नहीं 4.8 T 16.69 sorry 5.46 2.34 11.23 11.23 1.57 0. ये डिस्क्लोजर रिकंसिलिएशन बनाते हुए कैसे सोचना है भाई? जहां ईयर एंड है उससे आगे चलना है, बैकवर्ड जाना है? आगे चलने का मतलब कौन कौन से ईयर्स हैं? 15, 16, 17. यकीनन साल के अगर शुरू में खड़े हैं तो सारा इंटरेस्ट अनअर्न्ड था. लेकिन अब सर्कल लगा लें जरा. कौन सी फिगर अनअर्न्ड है? 3, 2.34 एंड 1.57. इन सबको अगर इकट्ठा कर लें तो किस डेट से ऑनवर्ड्स अनअर्न्ड इनकम आ जाएगी? 14 से ऑनवर्ड्स की इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी. डन है प्लीज? एनी कंफ्यूजन? बन गया टेबल? चलिए लिखवाएं. नेक्स्ट हेडिंग आ गई. लेस किस में से क्या निकाल के इंशाल्लाह क्या आ जाएगा?
तो अनएर्न्ड फाइनेंस इनकम 3 plus 2.34 plus 1.57 is equal to 6.92. बैलेंसिंग फिगर बताओ 6.91 6.91 ही है ये बैलेंसिंग फिगर बताओ 21.49 रुक जाए जहां भी है प्लीज टेबल देखें अपना ये 21.49 कहीं फिगर है टेबल में ये क्या है ये क्या है ये क्या है 30 जून 2014 का बैलेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट ही है क्या यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 28.69 के नहीं स्टार्टिंग नेट इन्वेस्टमेंट लेकिन एक रेंटल और डाउन पेमेंट मिल जाने के बाद हमारा 30 जून 14 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इंशाल्लाह इससे मैच करा करेगा इसके सामने में क्या लिखूं नेट इन्वेस्टमेंट पेशेंस नहीं दिखाते आप लोग ऐसे लिख रहे हैं जैसे पता नहीं मिट जाना हमेशा मिट जाता है बगैर लिखे हम घर चले जाते हैं रजिस्टर खाली का खाली पड़ा है देख ही तो लिख के जाते हैं क्या हो गया रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट यहाँ तक जो मैंने बनाया देख के बोले जरा क्या है स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे अगर हम ये टेबल सही बना रहे होंगे तो इंशाल्लाह हमारी ये नेट इन्वेस्टमेंट ईयर एंड के बैलेंस से मैच कर लेगी दो चीजें लेकिन और ब्रेक होनी है अब ये है नेट इन्वेस्टमेंट का टोटल क्लोजिंग बैलेंस दोबारा टेबल में जाए इसका कोई करंट नॉन करंट पोर्शन है तो भी इसी में प्रेजेंट कर दिया जाता है अक्सर इसमें से करंट रिसीवेबल कितना है 4.8 और फिर बैलेंसिंग फिगर ऑब्वियसली क्या आ जाएगी नॉन करंट पोर्शन ऑफ रिसीवेबल आ जाएगा नॉन करंट रिसीवेबल करंट रिसीवेबल एंड नॉन करंट रिसीवेबल अब बनाइए 16.69 था 6 तो ये जो रिकंसिलिएशन है ये कौन नहीं बनाता कौन बनाता है कब लेसर बनाता है अगर फाइनेंस लीज हो ये भी इस तरह की चीजें भी अब सेट कर देंगे बहरहाल आई होप के कोई कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम नहीं है असल में ये जो टेबल बनाया आप लोगों ने फाइनेंस चार्ट टेबल पुरानी कुछ चीजें ज़हन में लाते रहा करें ये हमारे हमारी ये जो टेबल हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं है ये है किसी के बाद में ज़हन में ये जो टेबल्स हैं ये इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है ये जो डिस्क्लोजर्स हैं नोट्स हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है हम अकाउंटेंट्स डेफिनेटली कहाँ से बना रहे हैं टेबल देख के बना रहे हैं लेकिन शेयर होल्डर्स के सामने ये टेबल नहीं बस ये रिकंसिलिएशन जानी आखिरी चीज है एक नैरेटिव पैराग्राफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 3-4 चीजें ज़हन में रख के बता दूंगा पहले कभी लिखा आपने इसमें लीज एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस बतानी है रेंटल्स 4 है अमाउंट है जीआरवी है रेट है नहीं हाँ जी परचेज ऑप्शन अगर हो तो लिखने जरा शुरू करते हैं हाँ जी कंपनी एंटर्ड इनटू बल्कि कंपनी का नाम क्या है जीएलएल एंटर्ड इनटू हाँ जी बस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैक्सिमम 30-35 सेकंड्स ऐसा ऐसा लगने चाहिए GLL entered into finance lease agreement. अब लेसी का नाम भी लिखा जा सकता है अगर अवेलेबल है इंटरेस्ट रेट इज 14% per annum. There are 4 rentals payable in arrears. हाँ जी परचेज ऑप्शन अब नहीं है तो उसकी जगह वो जीआरबी का जिक्र कर दें
there is a guaranteed residual value. There is a guaranteed residual rupees 5 million. एक डिस्क्लोजर लेसी बनाता था जो लेसर नहीं बनाएगा। नहीं वो तो ठीक है, नहीं एक लाइन लेसी के एंड में, हाँ लेसी के एंड में मैंने आपसे कहा था कि एक लाइन एंड में जरूर लिखनी है, चाहे वो हो या ना हो। फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस तो ट्राई करेंगे जेन में आ जाए। देयर आर नो हम इसलिए लिखते थे क्योंकि क्वेश्चन में नहीं होते थे, लेकिन अब लेसर अगर है तो इस पे फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, ये तो बल्कि लगाता है। तो वो सेंटेंस इसके लिए कभी एप्लीकेबल नहीं होगा। वो सेंटेंस अगर एप्लीकेबल होगा तो किसका? नहीं रिसीवेबल आ जाएगा, पेबल आ जाएगा, उसका पेबल है इसलिए रिसीवेबल है। लीज पेमेंट में वर्ड बार बार लिखी जा रहा हूँ, तो लीज पेमेंट ही रिसीवेबल नहीं है। अगर आपने रिसीवेबल लिखा तो रिसीवेबल लिखा। ठीक है हारिस, इधर ही कहीं हारिस है।